Hi, this is Kushang from Law Putra and you can follow us on Instagram too. The link is given in the description. तो इस वीडियो के अंदर हम मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ को समझेंगे जो कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिया गया है। अब जब इन तीन टर्म्स को हमें समझना है तो तीनों ही टर्म के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है प्रिजम्पशन। तो इस सबसे पहले हमें प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब समझना जरूरी होगा कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है। प्रिजम्पशन मतलब कि ऐसी चीज जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको कोई भी एविडेंसेस लाने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही मान लोगे, प्रिज्यूम कर लोगे। अभी जो प्रिजम्पशन होती है ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे भी होती है। जैसे कि दो फैक्ट्स के बीच में ऐसा कनेक्शन होता है जिसको आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोले कि दिन के बाद रात होता है तो ये क्या है, ये एक प्रिजम्पशन है, इसके अंदर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। सर्दी के बाद गर्मी आती है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा ऐसा होता है, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को हम प्रिजम्पशन बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम लॉ के अंदर देखें, अगर एक चीज चोरी हुई और चोरी होने के बाद वो जो स्टोलन थिंग है वो एक व्यक्ति के पोजीशन में मिलती है, तो इससे हम क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं, इससे हम क्या मान लेते हैं। अगर हमारे जो एक्सपीरियंस है या फिर जो हमारा माइंड है वो भी हमें क्या बोलता है, अगर ऐसा होता है तो वो हमें बोलता है कि जिसके पोजीशन में वो चीज मिली, हो सकता है कि उसने वो चीज चुराई हो या फिर हो सकता है कि किसी और व्यक्ति ने वो चीज चुराई हो और इस व्यक्ति को पता है कि उसने वो चीज चुराई है और इसके पोजीशन में रख दी लाके, और जो दोनों ही चीजें जो है क्राइम है। तो इस चीज को हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, हमने एक्सपीरियंस से अपने ऐसा देखा है, फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसके लिए आपको किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं होती। तो इसी को हम प्रिजम्पशन बोलते हैं कि ऐसी चीज जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं, तो उसी को हम प्रिजम्पशन बोलते हैं। अब प्रिजम्पशन जो है तीन तरीके की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं और मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ होते हैं। अब जो तीसरी वाली प्रिजम्पशन है, मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, ये जो है इंडिया के अंदर नहीं चलती है, इंग्लिश लॉ की है, तो इसको हमें समझने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर दो प्रिजम्पशंस चलती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है ये दो तरीके की होती है, रिब्यूटेबल और अनरिब्यूटेबल। मतलब कि जो अब हम इसको समझें, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इसको हमने दो तरीके से बांटा, इररिब्यूटेबल और रिब्यूटेबल। अब जो इररिब्यूटेबल होती है उसके अंदर मतलब ये निकलता है उसका कि वो ऐसी प्रिजम्पशंस होती हैं लॉ के अंदर जिसके ऊपर अगर आप उसके मतलब उसको ऐसे प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसके बाद अगर आप उसके ऊपर कोई एविडेंसेस भी लेके आते हो उसको डिस्प्रूव करने के लिए, तो उन एविडेंसेस को भी नहीं माना जाता। जैसे कि सेक्शन 82 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई मर्डर या कोई अपराध किसी 7 साल से छोटे बच्चे ने किया है तो उसको हम इनोसेंट मानेंगे। अब अगर ऐसा कोई क्राइम उस बच्चे ने कर दिया 7 साल से नीचे और आप उसके लिए अब क्या उसके अंदर प्रूफ लेके आओगे, तो जो ऐसी प्रिजम्पशंस हैं उनको वो इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर। जैसे इसके अंदर सेक्शन 115, सेक्शन 116, सेक्शन 117 की प्रिजम्पशंस होती है जिसको हम एस्टॉपल की प्रिजम्पशन बोलते हैं। तो ऐसी प्रिजम्पशंस के अंदर अगर आप बाद में कोई एविडेंस भी लेके आते हो तो उन एविडेंसेस को माना नहीं जाता। लेकिन जो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस होती हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर, उसके अंदर जो हमने प्रिजम्पशन की होती है, अगर उन प्रिजम्पशंस के अगेंस्ट अगर आप कोई एविडेंसेस लेके आते हो बाद में, तो उनके बेसिस पे उस प्रिजम्पशन को नामंजूरी मिल सकती है कि वो प्रिजम्पशन जो है वो नहीं मानी जाएंगी। जैसे सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्रिजम्पशंस हैं वो, जैसे कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, किसी भी व्यक्ति को हम इनोसेंट मानते हैं जब तक कि आपने अपने एविडेंसेस नहीं ले आए, जब तक आप अपने उस चीज को प्रूफ नहीं कर दिया कि वह व्यक्ति गिल्टी है। तो ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर। फिर आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के ऊपर। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा होगा इन द कोर्स ऑफ नेचर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, और वो ह्यूमन माइंड से भी ऐसा ही हमें लगता है, जैसे सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। प्रिजम्पशन ऑफ जो लॉ होता है वो जो होता है वो प्रोविजंस ऑफ लॉ के बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो ह्यूमन माइंड के मतलब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, या फिर लॉ ऑफ नेचर के बेसिस पे डिपेंड करता है, जिसको हम देखते हैं कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अब जो मे प्रिज्यूम या शेल प्रिज्यूम है, अगर हम सेक्शन के अंदर रीड करें, सेक्शन 4 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो क्या बोलता है मे प्रिज्यूम के अंदर,
Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, कि जब भी इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा, मे प्रिज्यूम मतलब जरूरी नहीं है उसको प्रिज्यूम करना, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको प्रिज्यूम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि वो उसकी मर्जी है, उसको मान सकता है कि वो जो फैक्ट्स है वो प्रूव्ड है ही, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं हो जाते, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे उसके प्रूफ के लिए एविडेंसेस बुलाने चाहिए या कोई उसको किसी भी तरीके से प्रूफ करवाना चाहिए तो कोर्ट फिर उसको प्रूफ करवा सकती है। लेकिन जो शेल प्रिज्यूम होता है वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन डिपेंड नहीं करती, वहां पे कोर्ट को उस चीज को मानना ही पड़ता है। जैसे कि सेक्शन 89 के अंदर दिया गया हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के, सेक्शन 88 को देखोगे तो वो मे प्रिज्यूम के बारे में बात करता है, लेकिन सेक्शन 89 में जाओगे तो वो शेल प्रिज्यूम के बारे में बात करता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए जो मे प्रिज्यूम है उसके अंदर हमें जो सेक्शन 90 है उसके अंदर अगर ये दिया गया कि अगर 30 ईयर से पुराना कोई डॉक्यूमेंट अगर हम बुलाते हैं कोर्ट के अंदर एज एविडेंस तो उसके अंदर जो साइन होते हैं उसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं मुझे ये साइंस को जो इसके ऊपर हो रखे हैं इसको प्रूफ करने की जरूरत है, इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की जरूरत है कि प्रूफ करो कि ये डॉक्यूमेंट सही है। अगर वो मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है तो फिर कोर्ट उसको प्रूफ करवा सकता है। तो मे प्रिज्यूम के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो शेल प्रिज्यूम है वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन काम नहीं करेगी। तो शेल प्रिज्यूम के अंदर सेक्शन 4 के अंदर लिखता है कि whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना है किसी फैक्ट को, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved, कि जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता कोर्ट को उसको प्रूव करना, कोर्ट को उसको प्रूव्ड मानना ही पड़ेगा। तो ये हमें शेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम के अंदर बताया गया। उसके बाद हमारे पास आता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि इस क्या लिखता है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कि कोई फैक्ट जो किसी और फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ मानता है, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, तो अगर वो जो एक फैक्ट अगर प्रूफ हो जाता है तो रिगार्ड द अदर एज प्रूफ, तो दूसरे को वो प्रूव्ड ही मानेगा, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट, और ये वो फिर उसके लिए कोई एविडेंस नहीं मानेगा कि उस दूसरे फैक्ट को डिस्प्रूव करो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि उनके बीच में मैरिज है या नहीं है। अब ये वो प्रूफ हो जाता है कि उनके बीच में मैरिज हुई, लीगल मैरिज हुई, कोर्ट उसके लिए जजमेंट दे देता है। अब आज से 5 साल बाद एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि ए की डेथ हो गई, अब उनकी कहानी खत्म, सी की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर बी जो है क्लेम करता है डी के अगेंस्ट ये बोल के कि मैं सी की वाइफ हूं, बी ये बोलती है कि मैं सी की वाइफ हूं। अब अगर डी कोर्ट के अंदर वो जो पुराना जजमेंट है जिसके अंदर ए और बी की मैरिज को प्रूव किया गया था वो लाके रख देता है, तो ये वाला जो फैक्ट है कि उनकी पहले मैरिज हो रखी थी, ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा इस फैक्ट का कि जो बी है वो सी की वाइफ नहीं है। इस चीज को फिर कोर्ट इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांगेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये इसकी वाइफ है, क्योंकि जो कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं इनको इसलिए नहीं प्रूफ किया जाता क्योंकि इसका सोसाइटी के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर इस चीज को प्रूव करवाने लग जाए कि बी जो है सी की वाइफ है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि पहले तो ये प्रूव हो चुका है कि यह जो थी ये ए की वाइफ थी, अब ये प्रूव करा जा रहा है कि ये सी की वाइफ है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, ये फैक्ट जो होते हैं कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, इनको आप प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही तीनों, ये जो 3 टर्म्स है इनका मतलब होता है शेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का।